नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट शिक्षण एवं शोध अभियोगिता केवीएस मदान की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 संप्रेषण भाग 2 का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं दोस्तों, तो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों इस संप्रेषण का भाग 2 जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है दोस्तों उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। औपचारिक संप्रेषण सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। आइए, औपचारिक संप्रेषण में संदेश को संप्रेषित करते हुए कुछ निश्चित नियमों और अधिनियमों का पालन किया जाता है। यह एक प्रकार की संगठनात्मक संरचना है। इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। आगे, औपचारिक संप्रेषण प्रक्रिया किसी संगठन के विभिन्न चरणों या स्तरों से गुजरती है, जिसको स्केलर चेन भी कहा जाता है। किसी भी संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण प्रणाली आवश्यक है। इससे निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। पहला, निर्विघ्न संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है, जिसको हम स्मूथ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। निर्विघ्न संप्रेषण को इस माध्यम से चलता है। इसलिए एक सेकंड दोस्तों, इसलिए हर प्रतिभागी इस बात से अवगत होता है कि संदेश कहाँ और कैसे भेजना है। इसलिए इसको त्रुटि रहित माना जाता है। आगे दोस्तों, दक्षता नंबर 2, दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। इस तरह के संप्रेषण से प्रबंधन की समग्र दक्षता में वृद्धि होती है। इससे निश्चितता का अव्यय बढ़ता है, लेकिन इसके लिए संगठनात्मक नियमों और प्रक्रियाओं का सदैव अनुपालन किया जाना आवश्यक है। नंबर 3, स्थायी रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड। पत्र, रिपोर्ट और मेमो जैसे सभी औपचारिक संप्रेषण को स्थायी रूप से संभाल कर रखा जाता है। यह भविष्य में निर्णय लेने में सहायक होता है। नंबर 4 दोस्तों, डिसिप्लिन, अनुशासन। यह संप्रेषण किसी भी संगठन के कर्मचारियों के मन में अनुशासन की भावना पैदा करता है। नंबर 5 है दोस्तों, कार्य समन्वय। आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन। औपचारिक संप्रेषण से संगठन के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। इससे संसाधनों का भी उचित उपयोग हो पाता है। नंबर 6, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। उद्देश्य, आदेश और निर्देश जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में औपचारिक संप्रेषण अधिक विश्वसनीय है। नंबर 7 दोस्तों, सूचना का सामान्य प्रवाह, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यह संगठन को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए
आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रेषण सुनिश्चित करता है। कोई भी मूल प्रवाह या मार्ग को निरंकुश ढंग से बाधित नहीं कर सकता। आगे है कमियां दोस्तों। नंबर 1, सत्तावाद की संभावना। इसमें उच्च स्तर के प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निचले स्तर के कर्मचारियों के प्रति हावी होने की संभावना रहती है। दूसरा, अनम्यता। चूँकि औपचारिक संप्रेषण अनम्य है, इसमें कई बार परिस्थितियों के अनुरूप ढल पाना कठिन हो जाता है। तीसरा, महंगा। इस प्रकार के संप्रेषण के सभी औपचारिकताओं का रखरखाव किया जाता है, जिसके कारण लागत अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट, समय का अपव्यय। अधिक स्तर होने के कारण सूचना को गंतव्य तक पहुंचाने में अधिक समय लगता है। नंबर 5 दोस्तों, निर्णय लेने में विलंब। सभी प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे औपचारिक संप्रेषण के विशिष्ट ढांचे को बनाए रखें, चाहे इसके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब ही क्यों ना हो। आगे है नंबर 6, पहल का अभाव। यह संप्रेषण प्रणाली इस परिकल्पना पर आधारित है कि यह सर्वोत्तम है, इसलिए इसमें किसी भी अन्य प्रणाली के चयन करने का कोई विकल्प नहीं है। परिणाम स्वरूप रचनात्मक विचारों को यह अनदेखा किया जाता है। नंबर 7, सौहार्द का अभाव। मानव पक्ष की अपेक्षा औपचारिकताओं को अधिक जोर दिया जाता है। आगे है दोस्तों, औपचारिक संप्रेषण। कोई भी संस्थान या व्यक्ति समूह औपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। हर संगठन में औपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ हर संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ औपचारिक संप्रेषण प्रणाली अपने आप ही सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी त्रुटि हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से वार्तालाप एवं शरीर के हाव भाव से होता है और मित्रों और परिवार के बीच होता है। अनौपचारिक संप्रेषण में संप्रेषण के लिए कोई औपचारिक नियम और अधिनियम नहीं होते हैं, इसलिए अनौपचारिक संवाद या संप्रेषण में संदेश के विरूपण या विकृत होने की संभावना सदैव रहती है, जिससे मूल संदेश कई बार अपना सही अर्थ खो बैठता है, जिसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों, दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। लंबवत संप्रेषण। यह मुख्य रूप रेखा औपचारिक संप्रेषण तंत्र जैसी ही है। नंबर 1, यह मूल रूप से औपचारिक संप्रेषण ही होता है। नंबर 2, यह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है, जैसा कि मुख्याध्यापक शिक्षकों को निर्देश देता है और शिक्षक मुख्याध्यापक को रिपोर्ट करते हैं। आगे दोस्तों, लंबवत संप्रेषण के बाद क्षैतिज संप्रेषण। जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं तो उसे क्षैतिज संप्रेषण कहा जाता है। इसके अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं। यह संप्रेषण समूह बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि किसी संगठन में विभिन्न व्यक्तियों या विभागों में परस्पर निर्भरता ज़्यादा हो तो क्षैतिज संप्रेषण ज़्यादा होने की संभावना होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, तिर्यक संप्रेषण। आइए देख लेते हैं तिर्यक संप्रेषण। जब पद सोपान
के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारी और क्रमिक एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसको तिर्यक संप्रेषण कहा जाता है। इसमें संप्रेषण विभिन्न विभागों में पृथक स्तरों के बीच होता है। उदाहरण के लिए किसी महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के मुख्य का रसायन विभाग के किसी शिक्षक से प्रत्यक्ष संप्रेषण स्थापित करना, इससे समय की भी बचत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण। चलिए आइए इसे देखते हैं। यहाँ पहले हम यह जान लें कि संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है। एडवर्ड टी हॉल के अनुसार संस्कृति संप्रेषण है और संप्रेषण संस्कृति है। यहाँ संस्कृति को संप्रेषण के माध्यम से पारित किया जाता है और संप्रेषण एक संस्कृति को दर्शाता है। एडलर के अनुसार संस्कृति है, पहला पॉइंट, कुछ ऐसा जो किसी सामाजिक समूह के सभी या लगभग सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। दूसरा, कुछ ऐसा जो समूह के पुराने सदस्य युवा सदस्यों को बताना चाहते हैं। और तीसरा, कुछ ऐसी धारणा जो व्यवहार को भी आकार देती है। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अंतः संस्कृति संप्रेषण में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के कम से कम दो पक्ष होने चाहिए। जिस प्रकार से हम मौखिक और अशाब्दिक संदेशों की व्याख्या करते हैं, वही हमारी संस्कृति पर आधारित है। यही इस संप्रेषण में प्रमुख कठिनाई है। कोई दो संस्कृतियाँ एक जैसी नहीं हैं। अतः सांस्कृतिक संप्रेषण एक अनुशासन है जो विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक समूहों में संप्रेषण का अध्ययन करता है। यह संप्रेषण बहुत ही विस्तृत है, जो कि स्वाभाविक रूप से विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, जातीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों में उनके द्वारा बने संगठन या सामाजिक संदर्भ के भीतर दिखाई देता है। इसकी सहायता से लोग संसार को कैसे देखते हैं, संवाद करते हैं और अनुभव करते हैं का पता चलता है। संस्कृति यह भी निर्धारित करती है कि व्यक्ति संदेशों को कैसे अनकोड करते हैं, उन्हें प्रसारित करने के लिए वे किस माध्यम का चयन करते हैं और संदेशों की व्याख्या किस तरह से की जाती है। आगे है संप्रेषण उचित रूप से उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में बातचीत करते हैं। भाषा के अलावा यह संप्रेषण सामाजिक विशेषताओं, विचार पैटर्न और लोगों के विभिन्न समूहों की संस्कृतियों पर भी केंद्रित है। वैश्वीकरण के युग में इस संप्रेषण प्रक्रिया में अन्य देशों के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। अतः सांस्कृतिक संप्रेषण नृविज्ञान, सांस्कृतिक अध्ययन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और संप्रेषण अध्ययन जैसे सामाजिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण कौशल के विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण के अंतर्गत पहचान और संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। आगे पर संस्कृति को मापा जाना अधिक संभव नहीं है और ना ही संस्कृतियाँ सार्वभौमिक विशेषताओं को साझा करती है।
ठीक है। आगे, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति और संप्रेषण बदलाव पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सांस्कृतिक अंतरों को समझना आवश्यक है। भाषा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटक का एक उदाहरण है। संप्रेषण एक तरह से समान शर्तों पर अन्य भाषाओं के बोलने वालों के साथ बातचीत और उनकी पहचान का सम्मान करना है। अंततः सांस्कृतिक संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए संबंधपरक अर्थ और पहचान के अर्थ को देखना अधिक महत्वपूर्ण है। सफल संप्रेषण को पूरा करने के लिए आत्म अवधारणा का समर्थन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हर संस्कृति ने अपने शब्दों, अशाब्दिक संकेतों और प्रतीकों की भिन्न भिन्न व्याख्या की है। भाषा का कहीं कोई जिक्र ही नहीं। इस प्रकार दो संस्कृतियों के बीच का अंतर जितना अधिक होगा, लोगों के लिए एक दूसरे को समझना उतना ही कठिन होता जाएगा। आगे है दोस्तों, सांस्कृतिक धारणाएं सामूहिक और व्यक्तिवादी संस्कृतियों को परिभाषित करती है। प्रायः हमें संस्कृतियां स्थिर और सजातीय लगती है, जबकि मुख्य रूप से राष्ट्र के भीतर संस्कृतियां बहुजातीय होती हैं। उनमें कुछ व्यक्ति सांस्कृतिक भिन्नता को जिस प्रखर रूप से अभिव्यक्त करते हैं, उसके कारण हमें सांस्कृतिक भिन्नता दिखाई देती है। अशाब्दिक संप्रेषण के साथ गलतफहमी गलत संप्रेषण का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, एक संस्कृति में एक हाथ मिलाना उचित माना जा सकता है, जबकि दूसरी संस्कृति इसको असभ्य या अनुचित मान सकती है। ठीक है। आगे है, सांस्कृतिक अभिसरण अपेक्षाकृत बंधी सामाजिक व्यवस्था में अधिक होता है, जिसमें सदस्यों के बीच संप्रेषण अप्रतिबंधित है। संप्रेषण क्षमता का अर्थ है यदि हम किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका उपयोग उचित समय और स्थान पर किया जाता है। प्रसंग, उपयुक्तता, प्रभावशीलता और प्रेरणाओं को संप्रेषण क्षमता का अंग माना गया है। संप्रेषण क्षमता को निम्न ढंगों से सुधारा जा सकता है। पहला है दोस्तों, रुचि का प्रदर्शन। ठीक है, सम्मान और सकारात्मक संबंध दिखाना। दूसरा दोस्तों, ज्ञान के लिए अभिविन्यास, अपने आप को और दुनिया को समझने का प्रयास। तीसरा है दोस्तों, सहानुभूति। चौथा है कार्य भूमिका व्यवहार, समस्या को हल करने का प्रयास। नंबर पाँचवा है दोस्तों, संबंध परक भूमिका व्यवहार। संबंध परक भूमिका व्यवहार, इसमें दोस्तों पारस्परिक सामंजस्य और मध्यस्थता। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों संप्रेषण क्षमता को इस प्रकार इन ढंगों से सुधारा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा छठवां पॉइंट है, अज्ञात और अस्पष्टता के लिए सहिष्णुता, थोड़ी असुविधा के साथ नई स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। ठीक है। नंबर 7 है दोस्तों, इंटरैक्शन स्थिति, वर्णनात्मक गैर न्यायिक तरीकों से दूसरों को जवाब देना। ठीक है, ये भी एक ढंग है। नंबर 8 दोस्तों, धीरज, पेशेंस रखना भी एक ढंग है। नंबर 9, सक्रिय होकर सुनना। और नंबर 10 दोस्तों, स्पष्टता। ठीक है। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता को संस्कृतियों के बीच प्रभावी ढंग से संबंधित और काम करने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। इसको संज्ञानात्मक, भौतिक और प्रेरक साधनों से बढ़ाया जा सकता है। आगे,
अंतरजातीय संप्रेषण विभिन्न लोगों यानी जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के बीच संप्रेषण है। मात्र संस्कृति और उपसंस्कृति के प्रतिनिधियों के बीच काउंटर सांस्कृतिक संप्रेषण होता है। अतः सांस्कृतिक संप्रेषण मूल रूप से दो प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और गैर शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है। जातीयतावाद अपनी संस्कृति को एक आदर्श के रूप में मानने और सोचने की प्रवृत्ति है, जिसके अनुरूप मनुष्य अपनी संस्कृति की रक्षा भी करना चाहता है। यह मनुष्यों की एक स्वाभाविक विशेषता है तथा कई संस्कृतियों में पाई जाती है। आगे है, दूसरी ओर एक सांस्कृतिक सापेक्षवादी स्वीकार करता है कि प्रत्येक संस्कृति को उसके विशेष संदर्भ में समझना होगा। सभी जातियां समान हैं, ऐसा किसी संस्कृति के रूप में सार्वभौमिक रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों हमारा कक्षा में संप्रेषण की प्रक्रिया, कोल और चैन मॉडल। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। चलिए, बर्लो ने मूलतः संप्रेषण को एसआर यानी सेंडर रिसीवर मॉडल के रूप में समझाने का प्रयास किया है, जहां संदीपन को प्रेषक यानी सेंडर के साथ और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक को प्राप्तकर्ता रिसीवर के साथ जोड़ा जाता है। इस एसआर मॉडल को बाद में एसएमसीआर यानी सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर के रूप में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सेंडर मैसेज चैनल और रिसीवर के रूप में बढ़ा दिया गया है। हिंदी भाषा में इसको प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता मॉडल कहा जा सकता है। यह संप्रेषण की आधारभूत प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया में, एक सेकंड दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक को कूट लेखक भी कहा जाता है यानी इनकोडर भी कहा जाता है, जो संदेश को सांकेतिक शब्दों में बदलता है यानी इनकोडिंग में। फिर उसे यह एक साधन या चैनल का उपयोग करके प्राप्तकर्ता अथवा कूटवाचक यानी डिकोडर तक पहुंचाता है। कूटवाचक इन सांकेतिक शब्दों को पढ़ता है और यहाँ जानकारी का प्रसंस्करण होता है। प्राप्तकर्ता फिर से किसी चैनल या माध्यम का उपयोग करके उचित प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक करके वापस भेजता है। ठीक है, आगे दोस्तों, कोल और चैन मॉडल के अनुसार कक्षा शिक्षण के मुख्य 5 चरण होते हैं। आइए इन चरणों को देखते हैं और फिर इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है संदेश का निरूपण, दूसरा संदेश का संकेतीकरण या कूट लेखन, तीसरा संदेश संचरण, चौथा कूट वाचन एवं व्याख्या, पांचवा दोस्तों प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक एवं मूल्यांकन। ठीक है, चलिए, निरूपण, कूट लेखन, संदेश संचरण, व्याख्या और मूल्यांकन। चलिए आइए देखते हैं। उपरोक्त चरणों को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं। शोर, संदेश निरूपण, संदेश संकेतीकरण, संदेश संचरण, प्रतिपुष्टि, कूटवाचन एवं व्याख्या। ठीक है, इस प्रकार से संदेश प्रेषणकर्ता जो है कूटवाचन एवं व्याख्या के थ्रू संदेश संचारण, प्रतिपुष्टि और फिर संदेश संकेतीकरण, संदेश निरूपण और संदेश प्राप्त करता है। ठीक है, एक तरफ संदेश प्राप्त करता है दोस्तों, इसको एक ही पेज पे कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। चलिए अब ठीक है, संदेश प्रेषण करता और संदेश प्राप्त करता। ठीक है, संदेश निरूपण, फिर संदेश संकेतीकरण होता है,
फिर यहाँ से संदेश संचरण प्रतिपुष्टि होता है दोस्तों। फिर यहाँ से कूटवाचन एवं व्याख्या, इसकी भी पुष्टिकरण होता है, प्रतिपुष्टि होती है। और फिर यहाँ से दोस्तों कूटवाचन एवं व्याख्या, संदेश संचरण प्रतिपुष्टि, संदेश संकेतीकरण और संदेश निरूपण। संदेश निरूपण ये ऊपर की ओर जाता है दोस्तों, ठीक है। संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा संदेश निरूपण नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और संदेश प्रेषणकर्ता के द्वारा दोस्तों संदेश निरूपण से संदेश ये नीचे की ओर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग संदेश निरूपण। चलिए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, यहाँ हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। संदेश निरूपण पहला पॉइंट है, नंबर 1 है दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। संदेश निरूपण नंबर 1, संदेश निरूपण लेखन। सभी प्रेषण प्रक्रियाएं एक विचार या एक संदेश से शुरू होती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य लक्षित दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया यानी पॉजिटिव रिस्पांस की प्राप्ति करना होता है। यह प्रेषक या कूट लेखक से शुरू होती है। आगे मानवीय बोली एवं लिखित भाषा को संकेत की प्रणाली कहा जाता है। संदेश एक स्रोत द्वारा भेजे गए मौखिक या गैर मौखिक संकेतों का एक समूह है। संदेश मौखिक या लिखित शब्द, इशारा, शारीरिक गतिविधि या सभी हो सकते हैं। एक प्रभावी संप्रेषण ज्ञान के स्तर, संप्रेषण कौशल और संप्रेषक के रवैये यानी एटीट्यूड, और कैसे वह संदेश ग्रहीता यानी रिसीवर को प्रभावित करना चाहता है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। सोचने की योग्यता, विचारों को जल्दी से व्यवस्थित करना और विचारों को प्रस्तुत करना एक अच्छे संदेशवाहक की विशेषताओं में से एक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा संदेश संकेतीकरण या कूट लेखन, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, विचारों की छटाई करना, उनको आंतरिक आकार देना और संगठित करना ताकि उनमें और स्पष्टीकरण आ सके को संदेश संकेतीकरण या कूट लेखन या सूत्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। आगे कूट लेखन का उद्देश्य होता है कि एक विचार को कैसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाए कि उसे संदेश ग्रहीता यानी मैसेज रिसीवर को प्रेषित किया जा सकता है। प्रेषक यानी सेंडर इस चरण में संप्रेषण माध्यम के बारे में भी निर्णय लेता है। प्रेषक संप्रेषण माध्यम यानी भाषण, लेखन, संकेत, हाव भाव, इशारा इत्यादि का चयन भी ऐसे करता है जिसे गृहीता अच्छी तरह से समझ सके। आगे रिसीवर अच्छी तरह से समझ सके। उदाहरण के लिए अनपढ़ गृहीता एक लिखित संदेश को समझने में विफल हो सकता है, लेकिन अगर मौखिक रूप से बताया जाए तो वह अच्छी तरह से समझ सकता है। शिक्षक पाठ्यक्रम और छात्रों के अनुसार अपने संदेश को कुटित यानी इनकोड कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, संदेश संचरण। यह संप्रेषण की प्रक्रिया में एक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण चरण है और इससे यह पता चलता है कि संदेश को कैसे संप्रेषित किया जाए। संदेश का भेजा जा रहा है, संदेश क्या भेजा जा रहा है। आगे सूचना प्रसारण के वैज्ञानिक नियमों को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला वाक्यात्मक वाक्य रचना संबंधी, दूसरा व्यवहारिक संकेतों उनकी अभिव्यक्ति और प्रयोक्ताओं के संदर्भ में, तीसरा शब्दार्थ विज्ञान शब्दों के अर्थ संबंधी, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों कूटवाचन एवं व्याख्या। संदेश के कूटवाचन यानी गुणलिपि पढ़ना एवं व्याख्या का अर्थ है कि
प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का क्या अर्थ समझा गया है। प्राप्तकर्ता संदेश को विचारों में बदलता है, इसे विश्लेषण और समझने का प्रयास करता है। कई बार माध्यम और चैनल शब्दों का उपयोग अदल बदल से किया जाता है। यह हम यहाँ संदेश माध्यम और चैनल के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। माध्यम का मतलब है कि संदेश का कैसे कूट लेखन किया जा रहा है। मान लीजिए नमस्ते एक संदेश है। यह निर्णय हो चुका है कि नमस्ते को शाब्दिक संप्रेषण यानी नमस्ते एक शब्द ही है द्वारा गृहीता यानी रिसीवर तक पहुंचाना है। ऐसी दशा में आपकी आवाज़ एक चैनल बन जाता है। शाब्दिक संप्रेषण के हेतु चैनल का अर्थ है कि संदेश को शारीरिक रूप से कैसे संप्रेषित किया जाए। अगर हम टेलीफोन से वार्तालाप करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ध्वनि को संप्रेषित करने के लिए किसी प्रौद्योगिकी यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। आगे है दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट, प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। चलिए देख लेते हैं। संदेश को प्रभावी संप्रेषण केवल तभी माना जाता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता संदेश को समान अर्थ देते हैं। 4.1 की जो चित्र था दोस्तों उसमें दाहिनी तरफ दर्शाए सोपान संदेश निरूपण से कूटवाचन एवं व्याख्या तक की नीचे से ऊपर की ओर मूलतः प्रतिपुष्टि को दर्शाते हैं। ठीक है, जो हम लोग फिगर देखे थे ना, उसी में नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, फीडबैक को क्या करते हैं दोस्तों, वो दर्शाते हैं। ठीक है, आगे इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। प्रतिपुष्टि हमें संप्रेषण प्रक्रिया में सही एवं गलत के मूल्यांकन करने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। प्रतिपुष्टि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत को विनियमित करने में सहायता करती है और इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि हम अपनी बात कहें। शिक्षण में सतत प्रतिपुष्टि से विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आती है। इसलिए पाठ्यक्रम में मूल्यांकन का विशेष महत्व है। संप्रेषण विनिमय तभी प्रासंगिक लगता है यदि उसमें प्रतिपुष्टि का अव्यय भी हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों शोर, नॉइज़ देखते हैं। आइए थोड़ा सा शोर के बारे में देख लेते हैं। शोर, संप्रेषण में शोर शब्द का अर्थ सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित नहीं है। शोर एक रुकावट है जो कि संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान समय के किसी भी बिंदु से उभर सकता है और इसे विकृत एवं अप्रभावी कर सकता है। हमारे आसपास का पर्यावरण शोर का एक प्रमुख स्रोत है। सड़क का ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, दोषपूर्ण संचरण इत्यादि। यह शायद सुनने में अटपटा लगे लेकिन संवाद प्रक्रिया में शोर अन्य रूपों में भी हो सकता है, जैसे कि लिखावट का अच्छा न होना, उच्चारण में दिक्कत, खराब रोशनी इत्यादि भी शोर के अन्य रूप हैं। वास्तव में यह सब कारक प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा का काम करते हैं। अविरल यानी स्मूथ और प्रभावी संप्रेषण के लिए शोर को यथासंभव कम करने या पूर्णतः समाप्त करना आवश्यक है। आगे दोस्तों, पृष्ठभूमि में शोर अलग अलग ढंग से संप्रेषण की प्रभावशीलता पर प्रभाव डालता है। प्रथमतः यह श्रोता को सुनने से रोक सकता है, जो कि उसके तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जो स्वयं में ही
प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा है। आगे, वास्तव में यह सब कारक प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा का कार्य करते हैं। अविरल और प्रभावी संप्रेषण के लिए यथासंभव शोर को कम करना या पूर्णतः समाप्त करना आवश्यक है। शोर मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों शोर के प्रकार। नंबर 1, शरीर क्रियात्मक शोर। यह व्याकुलता, भूख, थकान, सिर दर्द, दवा आदि के कारण होता है। नंबर 2, भौतिक शोर। उदाहरण के लिए यातायात हॉर्न, खराब रोशनी का होना। ठीक है। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक शोर। यह दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति संवाद प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। आगे, हम कैसे दूसरों के कहने या लिखे शब्दों या संकेतों की व्याख्या करते हैं। यदि कोई शिक्षक तनाव में है तो कक्षा में असावधान हो सकता है और उससे त्रुटियां हो सकती है। इसी तरह पूर्वाग्रह और बचाव की मुद्रा जैसी भावनाएं भी संप्रेषण के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। नंबर 4 दोस्तों, अर्थ संबंधी शोर। आइए देखते हैं अर्थ संबंधी शोर। यह तब होता है जब शब्द खुद को परस्पर समझ नहीं पा रहे होते हैं। लेखक कभी-कभी शब्दजाल या परिहार्य तकनीकी भाषा का उपयोग करके अर्थ शोर पैदा करते हैं। आगे है दोस्त, अर्थ शोर पैदा करते हैं। आगे, अधिकतम मानवीय भाषाओं ध्वनि या भाव का प्रयोग चिन्हों के लिए करते हैं जो अपने आसपास वालों से संप्रेषण में मदद देते हैं। हजारों मानवीय भाषाएं हैं और उनमें कई समानताएं हैं। हालांकि इन समानताओं में भी विभिन्नताएं छिपी हुई हैं। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा संप्रेषण। चलिए आइए देखते हैं इसको, कक्षा संप्रेषण को। कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है, जो कि मुख्यतः ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण जैसी क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित है। इसलिए संप्रेषण किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह प्रक्रिया शिक्षक, विद्यार्थी, संदेश, अनुदेशात्मक विधियों और संप्रेषण मीडिया जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इनको समझकर ही हम कक्षा शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। संप्रेषण कौशल को प्रशिक्षण और अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। सारा संप्रेषण संकेतों पर आधारित होता है। पहले ही परिभाषाओं से थोड़ा विभिन्न तरीके से सोचें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन संकेतों का एक उचित आयोजन, चयन एवं संप्रेषण शामिल है। आगे दोस्तों, कक्षा संप्रेषण के निम्न 4 सोपान हैं। पहला, शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। कक्षा के प्रारंभ में ही विषय वस्तु का छात्रों की जिज्ञासा, अनुभव और पूर्व ज्ञान से संबंध करना सहायक होता है। उनको यह बताना आवश्यक है कि विषय वस्तु उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण है। छात्रों में और जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। विषय को कहानी की तरह आरंभ करना चाहिए। भावनात्मक
संपर्क तथ्यों से ज़्यादा आवश्यक होता है। शिक्षक जानबूझकर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके भी छात्रों में रुचि पैदा कर सकता है। मैं नहीं जानता कि आपको यह अध्याय कितना रुचिकर लगता है या इसका कितना महत्व है। इससे विद्यार्थियों के सामने चुनौती उत्पन्न हो जाती है, वे जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 2 है विषय वस्तु को संगठित करना। पाठ्य वस्तु को तर्कसंगत ढंग से संरचित करना, उसको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना, तत्पश्चात समस्या को सामने रखना और कालक्रम के अनुसार घटनाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए उसका समाधान विकसित करते, विभिन्न विचारों का परस्पर संबंध स्थापित करते हुए एक थीम विकसित हो जाता है। विषय की रूपरेखा छात्रों के विचारों को संगठित करने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में सहायता कर सकती है। नंबर 3 दोस्तों, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन। उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन, प्रमुख विचारों और अवधारणाओं को दोहराना, छात्रों को उनके महत्व पर बल देना, मुख्य बिंदुओं और विपरीत विचारों की संक्षेप में एक दूसरे के साथ तुलना करना, रूपांतरों की चर्चा इत्यादि कक्षा शिक्षण में सहायता करते हैं। छात्रों को कुछ गतिविधियों में लिप्त करके अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, आगे है नंबर 4 पॉइंट प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। एक शिक्षक के लिए प्रतिपुष्टि के क्या मायने हैं? क्या वे शिक्षक को देख रहे हैं या खिड़की से बाहर झांक रहे हैं? वे कक्षा में बैठे नोट्स बना रहे हैं या उनमें कुर्सियों का फेरबदल तो नहीं कर रहा? प्रश्न पूछने या उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं या नहीं? शिक्षक को इन सब पहलुओं का ध्यान रखना होता है। आगे है दोस्तों, शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वे इस बात की जानकारी रखें कि छात्र सूक्ष्म और प्रत्यक्ष ढंग से कैसे प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि देते हैं। कुशल शिक्षक इस जानकारी से संप्रेषण प्रक्रिया पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण कर सकते हैं। शिक्षक के लिए यह भी आवश्यक है कि वे संप्रेषण प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें। पलकें फहराना, भाव को ऊपर उठाना, चेहरे का भाव बनाना, स्पष्टीकरण मांगना आदि प्रतिपुष्टि के ही विभिन्न रूप हैं। आमने सामने संप्रेषण से संदेश प्राप्तकर्ता सहज एवं प्रत्यक्ष रूप और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। इससे संप्रेषण प्रक्रिया में संशोधन और उसको प्रभावी बनाने की संभावना बढ़ती है। अधिकतर कक्षा संवादों में, जहाँ पर छात्रों को उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए, शिक्षक एवं छात्रों की भूमिकाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कई बार संप्रेषण प्रक्रिया पलट भी जाती है, तब शिक्षण छात्र केंद्रित भी हो सकता है। ठीक है, आगे दोस्तों है संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। ये हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, 40-45 मिनट क्लासेस बहुत है दोस्तों। ठीक है, बोर ना हो जाए, इसलिए इसका एक वीडियो और आएगा संप्रेषण का भाग 3, और इसके साथ संप्रेषण हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार
केवीएस मदान की पुस्तक को ऑडियो बुक के रूप में अपलोड किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। कुछ नहीं तो दोस्तों वो लोग अपने घर पे इस बुक्स को पढ़ते हैं, कम से कम घर से बाहर रहते हैं तो यूट्यूब के थ्रू इसको रिवीजन तो कर लेंगे। भले ही वो मेरा ही लैंग्वेज क्यों ना हो, भाषा मेरा है, लेकिन सब तो दोस्तों इस बुक का ही है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से इसको शेयर करिएगा ताकि मेरे और भी दोस्तों के पास ये पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो में जो भी गलती होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों।